हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक अकेडमी पे। मैं नेहा मैम। आज मैं जो हिंदी का आपका टॉपिक समास का जो दूसरा टाइप है, आपका दूसरे पार्ट का वीडियो आया है। देखिए, जो अगले पार्ट की वीडियो है उसमें आप समास पढ़े थे, तो समास के जो भेद थे वो आपको पता है कितने होते हैं? कितने होते हैं समास के भेद? 4 होते हैं, जिसमें आप अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, फिर आपका द्वंद्व समास, फिर आपका कौन सा था? बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास, फिर आपका जो लास्ट चौथा था वो तत्पुरुष समास। ठीक है। और तत्पुरुष समास के हम बताए थे कि 2 भेद है, एक आपका है कर्मधारय, एक आपका है दिगु। तो आपका संख्या में समास पूछे तो आपके 6 होते हैं, अगर भेद पूछे तो 4, जिसमें आपके ये 3 समास आप पढ़ चुके थे और आपको पढ़ना है आज ये 3 समास। तो मतलब कहिए तो एक के 2 पार्ट होते हैं, आपको 3 पढ़ना है। तो हम चलते हैं पहले आपका जो टॉपिक है तत्पुरुष समास। देखिए, जो तत्पुरुष समास होता है, हम प्रधानता के आधार पर बताए थे कि जो तत्पुरुष समास होता है इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? आप लोगों को पता ही होगा कौन सा पद प्रधान होता है आपका। इसमें क्या कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद। ठीक है। तो इसमें अगर क्या पूछ लेंगे, जिस पद में उत्तर पद की प्रधानता हो, उत्तर पद की प्रधानता हो, और इसके बाद इसमें एक चीज छिपा होता है। इसमें क्या होता है? इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। जिस पद में उत्तर पद की प्रधानता हो तथा कारक चिन्हों का लोप हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। हम पहले ही बोले थे कि देखिए, जो समास की परिभाषा है इसको याद करना जरूरी है। इसमें क्या होता है? कारक चिन्ह का लोप होता है। ठीक है। तो आपका अगर तत्पुरुष समास की परिभाषा पूछे तो इसमें क्या होता है? उत्तर पद की प्रधानता होती है तथा इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। तो कारक तो जानते ही होंगे, कारक कितने प्रकार के होते हैं? आपके 8 होते हैं हिंदी में। वही कारक चिन्ह आपके इसमें आएंगे। तो आपको देखिए, उदाहरण देखने से पहले इसमें देखिए परिभाषा देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है? जैसे परिभाषा दे दिया कि किस पद में उत्तर पद की प्रधानता होती है। ऑप्शन दे देगा तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययी, दिगु, द्वंद्व समास। तो आप क्या लगाएंगे? आपका तत्पुरुष जो होता है इसमें क्या होती है? उत्तर पद की प्रधानता है। ये तीनों समास में क्या होता है? उत्तर पद की प्रधानता होती है। और दूसरी परिभाषा क्या होता है? अगर पूछ देगा किस समास में कारक चिन्हों का लोप होता है, तो उसमें जानते रहेगा किस समास में होता है, तो आपके तत्पुरुष समास में। फिर देखिए, कारक चिन्ह है तो कारक के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि आपका कारक जानते हैं हिंदी में होते हैं 8। पहला होता है, मान लीजिए कर्ता। कर्ता जान जाइए, लेकिन कर्ता के यहाँ समास में प्रयोग होता नहीं है। कर्ता कारक, फिर आपका कर्म कारक, करण, फिर आपका क्या है? संप्रदान और आपादान, फिर आपका संबंध और अधिकरण। ठीक है। संबोधन होता है, लेकिन हम समास पढ़ रहे हैं, कारक तो पढ़ नहीं रहे हैं, समास पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे? अधिकरण तक ही चल रहे हैं। और इसमें जानते रहेगा कर्ता की भी कोई वैल्यू नहीं होती इस समास में। तत्पुरुष समास में कर्ता कारक का प्रयोग नहीं होता। और फिर बाकी जानते हैं कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्ता तो जानते होंगे नहीं होता है। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को। करण का क्या होता है? से, द्वारा, से या द्वारा। ये साधन के रूप में प्रयोग होता है, ये जो करण कारक होता है। फिर संप्रदान का भी चिन्ह क्या होता है? को या के लिए। आपादान यहाँ पे भी से होता है, लेकिन यहाँ पे अलगाव की बात करता है। दूसरा होता है यहाँ संबंध। संबंध का चिन्ह क्या होता है? का, की, के। ठीक है। और फिर आपका अधिकरण का चिन्ह क्या होता है? में या पर। तो ये आप कारक जान जाइए, कारक के चिन्ह को भी जान जाइए। कर्म का चिन्ह क्या होता है? को। करण का से द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से, लेकिन यहाँ पे अलग की बात करें। और संबंध का काकी के, और आपका अधिकरण का में या पर। और दूसरी बात ये भी जान जाइएगा, जो कर्म कारक होता है इसे द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। विभक्ति भी पूछ देता है कि कर्म कारक या कौन सी विभक्ति है, इसे द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। अब इसे क्रम में बैठा लीजिए।
ये आपका तृतीया हो गया, ये आपका हो गया चतुर्थी, ये आपका हो गया पंचमी, फिर आपका ये षष्ठी हो गया, ये अष्टमी, सॉरी सप्तमी। इसमें 7 विभक्ति होती है, ये जानती रहेगा। क्योंकि कभी कभी आपका जैसे कि जब तत्पुरुष के डीप में जाता है तो पूछ देता है कि इसमें, अगर उदाहरण दे देगा, पूछ देगा इसमें से कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो ये मत कहेगा इसमें कर्ता कारक का प्रयोग नहीं होता तो हम कर्म को प्रथम तत्पुरुष मानेंगे या प्रथम विभक्ति मानेंगे। आपका कर्म द्वितीय विभक्ति होता है, फिर आपका ये करण तृतीय विभक्ति, संप्रदान चतुर्थ विभक्ति, आपादान पंचमी और संबंध षष्ठी, अधिकरण सप्तमी। ये जानते रहेगा, इसके चिन्ह को भी जानते रहिए। फिर इसके उदाहरण को हम बता देंगे कि किसमें किस विभक्ति या किस तत्पुरुष या किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, इसके उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि जो आपका उदाहरण है, जैसे कि हम उदाहरण लिख चुके हैं, अब इसका समास विग्रह करके देखते हैं कि इसमें किस कारक का प्रयोग हुआ है या किस विभक्ति का प्रयोग हुआ। जैसे कि आपका पहला उदाहरण है तिल चट्टा। अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे क्या होगा? तिल चट्टा मतलब तिल को चाटने वाला, तिल को चाटने वाला। अगर तिल को चाटने वाला है तो इसमें कौन सा कारक चिन्ह आया? को। अगर को की बात करें तो ये कौन सा तत्पुरुष है, सॉरी कौन सा कारक है आपका? कर्म कारक या कर्म तत्पुरुष है। अगर विभक्ति की बात करें तो ये कौन सा विभक्ति है? द्वितीय तत्पुरुष है, द्वितीय विभक्ति। ऐसे यहाँ पे देखिए गगनचुंबी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। अगर इसका समास विग्रह हो गया गगन को चूमने वाला, और इसमें कौन सा मतलब कारक से निकल के आया? को आपको पता है कौन सा कारक है? कर्म कारक। और विभक्ति की बात करें तो द्वितीय तत्पुरुष है, द्वितीय विभक्ति। फिर आपका देखिए जन्मांध, जन्मांध का अगर समास विग्रह करेंगे, जन्मांध मतलब जन्म से अंधा, तो ये क्या है कि जन्म से अंधा। आपका से आ गया, तो से आपको कौन सा कारक चिन्ह इसमें है? करण का। तो आपको अगर पूछ देगा इसमें कौन सा तत्पुरुष है, तो करण तत्पुरुष, या कौन सा विभक्ति है, तो तृतीय तत्पुरुष विभक्ति। यहाँ पे देखिए मन चाहा, अगर इसका विग्रह करेंगे तो मन से चाहा, तो मन से चाहा इसमें भी से आ गया, यहाँ पे भी आपका करण हो गया। फिर यहाँ देखिए रेखांकित, तो रेखा से अंकित, तो यहाँ पे रेखा से अंकित हो गया, तो यहाँ पे भी आपको कौन सा कारक हो गया आपका? करण कारक, या कर लीजिए करण तत्पुरुष, क्योंकि यहाँ पे आप तत्पुरुष समास पढ़ रहे हैं। यहाँ पे होता है करण तत्पुरुष, या कौन से विभक्ति? तृतीय तत्पुरुष विभक्ति। फिर आपका देखिए अगला है पुत्र शोक। अगर पुत्र शोक का विग्रह करेंगे तो आपका इसका पुत्र शोक का समास विग्रह कर लीजिए, क्या होगा? तो पुत्र शोक मतलब पुत्र के लिए शोक, पुत्र के लिए शोक, पुत्र के लिए शोक हो गया। इसमें के लिए आ गया, तो के लिए कौन सा आपका तत्पुरुष हो गया? संप्रदान तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष। फिर आपका देखिए हथकड़ी, तो आपका क्या होगा? हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, तो यहाँ पे भी के लिए आ गया, तो आपका कौन सा आपका जानते हैं? संप्रदान तत्पुरुष। यहाँ पे देखिए प्रयोगशाला, इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रयोग के लिए शाला, यहाँ पे आपका प्रयोग के लिए शाला। शाला का मतलब जो स्थान होता है, मतलब जो प्रयोग करने का जगह होता है, उसे क्या कहते हैं? शाला। तो प्रयोग के लिए शाला आपका क्या हो जाएगा? प्रयोगशाला। फिर देखिए धनहीन, धनहीन का अगर समास विग्रह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? धन से हीन। अब देखिए यहाँ पे भी से आया है, तो हम बोलेंगे कि इसमें क्या है? धन से हीन, मतलब वो क्या है? उसके पास धन नहीं है, वो मतलब क्या है? धन से अलग है ना। तो यहाँ पे अलग की बात करें तो आपका कौन सा समास हो जाएगा? आपादान तत्पुरुष समास, या कर लीजिए पंचमी तत्पुरुष समास। क्योंकि देखिए धन से हीन, वो धन से क्या अलग है? उसके पास धन नहीं है, तो धन से हीन। ऐसे देखिए पद से च्युत, मतलब पद से, इसका करें पदच्युत का, पद से च्युत मतलब च्युत मतलब वहां से हट गए हैं,
मतलब उस पद से वो हट चुके हैं, मतलब वो पद उनके लिए नहीं है, तो वहां से अलग हो रहे हैं। यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, आपादान तत्पुरुष। फिर देखिए राजपुत्र, इसका समास विग्रह करेंगे तो राजा का पुत्र। यहाँ पे देखिए का आ गया, तो का आ गया तो आपका कौन सा है तत्पुरुष, आपका का की के बताए थे किसमें आता है, संबंध तत्पुरुष में, तो ये आपका षष्ठी तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। फिर देखिए दया सागर, इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, दया का सागर, दया का सागर। ठीक है, पुरुषोत्तम, अगर इसका विग्रह करेंगे तो पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो यहाँ पे पुरुषों में उत्तम आपका कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, आपका लाश सप्तमी या अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। फिर आपका देखिए दानवीर, तो दानों में वीर, दानों में वीर। और इसका करेंगे नरोत्तम, वही है आपका पुरुषोत्तम नरोत्तम, यही है नरों में उत्तम, नरों मतलब मनुष्यों में उत्तम। ठीक है, तो आपका देखिए जो तत्पुरुष समास है, देखिए बहुत लोग सोचेंगे कि इतना डीपली क्यों जा रहे हैं, डीपली जाने का अर्थ ये है कि आपके एग्जाम में ये विभक्ति भी पूछ देता है, या फिर जैसे तत्पुरुष समास का है तो जरूरी नहीं कि आपके और समास के उदाहरण दे, तो तत्पुरुष समास में उसमें बोल देगा कि अधिकरण तत्पुरुष या संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, तो इसको जानते रहेगा, इसके विग्रह को जानते रहेगा, इसके कारक चिन्ह को जानते रहेगा। अगर चिन्ह को जानेंगे, अगर समास विग्रह करेंगे, अगर आपका चिन्ह निकल के आ गया और जानते रहेंगे इस चिन्ह का प्रयोग इसमें होता है, तो आपको सिंपल सा लगा लेंगे कौन सी विभक्ति या कौन सा तत्पुरुष है। तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया होगा, आपके उदाहरण के माध्यम से हर चीज समझा दिया गया है। इसको देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। चलिए फिर इसके आगे देखते हैं, आपके तत्पुरुष समास के एक भेद है नए तत्पुरुष समास। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछता है कि नए तत्पुरुष समास क्या होते हैं। है तो बहुत इसके भेद, तत्पुरुष समास के आपके अलग तत्पुरुष समास होते हैं, ढेर सारे होते हैं, लेकिन आपके हिंदी में नए तत्पुरुष समास का उदाहरण पूछता है। तो आपका नए तत्पुरुष समास का उदाहरण जानते रहेगा, इसका क्या होता है, इसकी परिभाषा जानते रहेगा। इसकी परिभाषा क्या है, लिख लीजिए, जिस पद में पूर्व पद निषेधात्मक हो, निषेधात्मक हो उसे ही क्या कहते हैं, नए समास। ठीक है, जिस पद का पूर्व पद निषेधात्मक हो उसे क्या कहते हैं, नई समास। निषेधात्मक का अर्थ समझ लीजिए नकारात्मक। ठीक है, निषेधात्मक का है या नकारात्मक। अब नकारात्मक आपका कब होता है, जब आपका किसी के सामने अ लग जाता है, किसी शब्द के सामने अ लग जाए, अन लग जाए। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं धर्म, धर्म के पहले अधर्म लग जाए तो नकारात्मक में होगा कि नहीं। तो किसी के सामने अ लग जाए, अन लग जाए, या न लग जाए, या फिर ना लग जाए, तो ये सब क्या है, नकारात्मक शब्द। आदि अगर शब्द, ये पहचान इसकी कि जिस शब्द के पहले अ, अन, न, ना शब्द आए, वहां पे कौन सा समास होता है, नई समास। इतना समझ में आ गया इसका परिभाषा। परिभाषा क्या है कि जिसका पूर्व पद क्या हो, निषेधात्मक या नकारात्मक। अब जैसे इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे हम बताए अधर्म, अधर्म। अब देखिए धर्म है, लेकिन धर्म का आपका अधर्म आपका वो हो गया नकारात्मक। जैसे कह दे अनावश्यक, ठीक है, तो यहाँ अधर्म, अनावश्यक, बिना आवश्यकता के। फिर कह दे नापसंद, नापसंद, ना आपका लग गया, यहाँ पे अन लग गया, यहाँ पे अ लग गया। और फिर जैसे कह दिए जैसे कह दीजिए गैर वाजिब, गैर भी शब्द लग जाएगा ना, कि मतलब कोई चीज गैर होता है, वहां पे भी आपका कौन सा समास होता है, नई समास। यहाँ पे लिख लीजिए गैर वाजिब, तो नई समास को समझते रहेगा। जैसे कि यहाँ अधर्म मतलब बिना धर्म का, या कोई भी धर्म ना हो, अधर्म, अनावश्यक, बिना आवश्यकता की। फिर देखिए नापसंद, बिना पसंद का। फिर आपका कह दे गैर वाजिब, बिना वाजिब का। ठीक है,
तो आपका नई समास क्या होता है, नई समास जानते रहेगा, इसमें कौन सा शब्द होता है, नकारात्मक शब्द। ठीक है, तो नकारात्मक शब्द जहां पे भी आए वहां पे क्या होता है, नई समास। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी दे देता है, अधर्म दे देगा तो आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे तत्पुरुष समास है, लेकिन वहां पे आपके ऑप्शन दे देगा, नई समास, तत्पुरुष मतलब कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, एक ऑप्शन दे देगा नई तत्पुरुष समास। तो जानते रहेगा नई तत्पुरुष समास इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है बहुत। तो आपका नई समास जानते रहेगा, ऐसे जो पद जिसके पूर्व में निषेधात्मक या नकारात्मक शब्द हो उसे नई समास कहते हैं, जैसे अधर्म, अनावश्यक, नापसंद, जैसे भी कोई भी शब्द का नकारात्मक रूप आ जाए, अगर किसी भी शब्द के आगे नकारात्मक रूप अ या अना के रूप में या ना के रूप में या गैर के रूप में आ जाए, वहां पे क्या होता है, नई समास। इतना समझ में आ गया आप लोग को, इतने में दिक्कत तो नहीं होगी, हमको लग रहा है यहाँ पे समझ में आ गया होगा। फिर अगले समास पे चलते हैं हम। देखिए फिर हम अगले समास पे चलते हैं। जैसे तत्पुरुष समास में बताए दो भेद है, पहला द्विगु समास, इस पे हम चल लेते हैं कि द्विगु समास होता क्या है। गलती हो गई आपका। देखिए द्विगु समास, द्विगु समास जो होता है इसके बारे में जान जाइए। पहले इसकी परिभाषा हम प्रधानता के आधार पर बताए थे कि द्विगु समास में किसकी प्रधानता होती है। आपको पता है किसकी प्रधानता होती है द्विगु समास में, किस पद की, पूर्व पद की उत्तर पद, उत्तर पद की प्रधानता है। पहली तो परिभाषा इसमें हो गई कि इसमें क्या होती है, उत्तर पद की प्रधानता होती है। दूसरी इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका जो पहला पद होता है, या लिख लीजिए परिभाषा, जिस पद में पूर्व पद संख्यावाची हो, संख्यावाची विशेषण हो या संख्यावाचक विशेषण हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, द्विगु समास। देखिए इसका दो परिभाषा जानते रहेगा। पहला तो इसमें क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, और दूसरी इसकी परिभाषा क्या होती है, इसमें क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। तो ये चीज दो चीज जानते रहेगा। इसमें क्या होता है, पूर्व पद संख्यावाचक, या बोल देगा किस समास में अगर किसी समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे कौन सा समास कहते हैं, तो कौन सा समास कहते हैं, द्विगु समास। दूसरी परिभाषा क्या है कि सॉरी, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, आपका उत्तर पद प्रधान होता है। अब इसके उदाहरण के लेके चल दे, जैसे कि आपका चौराहा, दोपहर, ठीक है, चौराहा, दोपहर, त्रिभुवन, त्रिलोक, अठन्नी, आपका अठन्नी, ठीक है, अठन्नी, सॉरी इसमें गलती हो जाएगा ना, अठन्नी। ठीक है, तो अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे, दूसरी बात ये जानते रहेगा इसकी परिभाषा में क्या है, अगर इसमें समास विग्रह करेंगे तो यहाँ समास विग्रह में समूह या समाहार निकल के आएगा आपका। इसकी पहचान यह है कि आप द्विगु समास में अगर समास विग्रह करेंगे इसमें समूह या समाहार शब्द निकल के आएंगे। जैसे चौराहा, तो चार राहों का समूह, ठीक है, चौराहा वही होता है जो चार राहों का समूह होता है। फिर दूसरा आपका है दोपहर, तो दो पहरों का समूह। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें संख्या आया कि नहीं, यहाँ चार आए, यहाँ पे दो आया, तो परिभाषा तो यही कहता है कि जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो वहां पे क्या होता है, द्विगु समास। इसमें देखिए चौराहा मतलब चार आया, दो पर दो आया, यहाँ त्रि आया मतलब तीन, यहाँ पे त्रि, फिर यहाँ पे भी तीन है, अठन्नी मतलब आठ, यहाँ पे संख्या आ रहा है ना, तो जहाँ पे पहला पद आपका संख्यावाचक हो वहां पे आपका क्या होता है, द्विगु समास। इसमें सिंपल सा है कि आपको अगर कोई भी संख्या दिखे तो वहां पे आपका कौन सा समास होता है, द्विगु समास। जैसे इसका विग्रह कर ले, त्रिभवन, तीन भवनों का समूह या समाहार। जैसे त्रिलोक, तीन लोकों का समूह, या समाहार लिख लीजिए, तीन लोकों का समाहार। अब अठन्नी का आप लोग इसका समास विग्रह करेंगे क्या होगा, अठन्नी मतलब आठ आनों का समूह, आठ आनों का समूह।
जैसे कि आपके 8 आने मिलके आपके कितने पैसे होते हैं? 98 मतलब कितने पैसे? 50 पैसे। तो 8 आना मिलते हैं तो आपके कितने पैसे बनते हैं? 50। तो 98, 54, 4 आनों का समूह। तो ऐसे भी जो भी आपकी परिभाषा उदाहरण दे दे, तो उदाहरण में अगर पहला शब्द आपका संख्यावाची होता है तो वहां पे कौन सा समास होता है? द्विगु समास। जैसे आपका कुछ उदाहरण है, तिरंगा, नवरात्रि या नवरात्र। तो आपका क्या है? त्रिरंगा में 3 रंगों का समूह, ऐसा नवरात्र में नवरात्रियों का समूह। तो आपका पहला पद आपके जहां पे भी संख्यावाचक है वहां पे आपका क्या होता है? द्विगु समास। दूसरी बात आती है, जैसे हम पढ़े थे बहुब्रीहि समास में दशानन, फिर दूसरा पढ़े थे चतुर्भुज। देखिए ये आपका पहली बात तो ये आपका दोनों परिभाषा क्लियर करता है, एक बहुब्रीहि समास का, एक आपका द्विगु समास का। आपका 10 मतलब संख्यावाचक, पहले इसकी परिभाषा है कि जिस पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो, इसमें 10 आया तो आप कहेंगे ये द्विगु समास है, यहाँ पे भी संख्यावाचक है तो द्विगु समास। और दूसरी बहुब्रीहि की परिभाषा क्या होता है कि जिसमें दोनों पद प्रधान हो, तीसरे को संकेत करता है। जैसे दशानन है तो 10 आननों का समूह अर्थात रावण, और चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह या 4 भुजाओं वाले अर्थात ब्रह्मा। तो आपका जानते रहिएगा जब भी ये ऐसे उदाहरण देता है तो आपका ऑप्शन एक ही देगा, या तो द्विगु समास देगा या तो बहुब्रीहि समास। और दूसरी बात, अगर आपका दशानन दे दिया और आपका द्विगु और बहुब्रीहि समास दोनों दिया ऑप्शन, तो हमेशा आप जानते रहेगा ये दशानन हमेशा तीसरे रावण को ही संकेत करता है। ठीक है, ये दशानन हमेशा तीसरे व्यक्ति मतलब रावण को ही संकेत करता है। तो अगर दोनों ऑप्शन दिया तो आप हमेशा बहुब्रीहि लगाएंगे। ये चीज आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत कंफ्यूज करता है। तो अगर चतुर्भुज दे तो यहाँ पे भी आप क्या लगाएंगे? बहुब्रीहि। अगर ऑप्शन नहीं है तो आप इसको द्विगु समास लगाएंगे। दोनों में से एक ऑप्शन है तो जैसा ऑप्शन दे वैसा करिएगा। अगर ऑप्शन नहीं है तो इसमें दशानन में जानते रहेगा दोनों ऑप्शन है तो हमेशा पहले आप क्या लगाएंगे? बहुब्रीहि समास। है ना, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए तो फिर आगे समास की ओर देखिए। फिर आपका जो अगला समास है कौन सा है? कर्मधारय। ये आपका लास्ट समास है। तत्पुरुष के जो 2 भेद है, आपका द्विगु हो गया, कर्मधारय। कर्मधारय में पहली बात तो ये जानते हैं कि इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। इसमें क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। और दूसरी इसकी परिभाषा क्या होती है? इसमें जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद व उत्तर पद, पूर्व पद व उत्तर पद विशेषण व विशेष्य होते हैं। विशेषण व विशेष्य होते हैं। अब विशेषण विशेष्य आप लोग जानते ही होंगे, पढ़े ही है। विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी की विशेषता बताई जाए, तो जो गुण होता है उसी का क्या कहते हैं? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या होता है? विशेष। तो आपका जो कर्मधारय की परिभाषा है उसमें क्या होता है? पूर्व पद क्या होता है? विशेषण होता है, और उत्तर पद क्या होता है? विशेष्य होता है, या उपमान और उपमेय होता है। और दूसरी परिभाषा क्या है? इसमें कौन से पद की प्रधानता होती है? उत्तर पद की प्रधानता। मतलब पूछ देगा किस समास में पूर्व उत्तर पद में विशेषण विशेष्य होते हैं, तो किस समास में होते हैं? आपके कर्मधारय समास में। अब इसकी परिभाषा से पहले जानते रहेगा, जब इसका समास पहचान लिख लीजिए। जब समास विग्रह करते हैं इसमें जानते रहेगा, जब इसका समास विग्रह करेंगे तो इसमें है जो या के समान निकल के आता है। जहां पे भी है जो या के समान निकल के आए तो वहां पे क्या होता है? कर्मधारय समास। ये इसकी पहचान है, जहां पे भी है जो या के समान निकल के आए वहां पे क्या होता है? कर्मधारय। जैसे कह दिए चरण कमल, कमल नयन, ठीक है। लौह पुरुष, ठीक है, लौह पुरुष, या कह दीजिए मृग नयन। ये आपके जैसे कि चरण कमल, कमल नयन, मृग नयन, या अगर जो भी हो, जैसे कह दें अधमरा, महादेव, नीलकंठ, महापुरुष, ये सब उदाहरण आपके देखिए। जैसे कि इसका समास विग्रह करेंगे तो समझ में आएगा। चरण कमल, चरण कमल मतलब कमल के समान
चरण। अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, कमल के समान चरण। के समान निकल के आए, के समान जहां पे भी निकल के आए तो वहां पे कौन सा समास होता है, कर्मधारय। अगर इसका भी विग्रह करेंगे तो कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। फिर इसका विग्रह करेंगे लौह पुरुष, लौह के समान पुरुष, तो लोहे के समान या कह दीजिए, या लौह के समान पुरुष। फिर ये है आपका मृग नयन, तो आपका क्या है, मृग के समान नयन, मृग के समान नयन। तो आपका देखिए अभी तक जो उदाहरण लिखे इसमें आपका के समान निकल के आया, तो हम बताएं कि जो कर्मधारय समास होता है इसकी पहचान क्या होती है, इसमें समास विग्रह करेंगे तो के समान निकल के आएगा। दूसरी है कि देखिए इसका अधमरा, अधमरा का अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, इसका आधा है जो मरा, तो अधमरा का इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, आधा है जो मरा। फिर देखिए महादेव, महान है जो देव। फिर देखिए जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। इसमें देखिए आपके सारे में आपके क्या निकल आ रहे हैं, है जो महापुरुष, महान है जो पुरुष। तो देखिए कर्मधारय समास एकदम सिंपल होता है, अगर आप समास विग्रह करें के समान या है जो निकल के आता है तो वहां पे क्या होता है, कर्मधारय समास। और दूसरी बात इसमें भी कंफ्यूज करता है कि कभी कभी आपके कुछ समास होते हैं बहुव्रीहि के उदाहरण होते हैं, जैसे कि आप नीलकंठ में देखे होंगे, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव को कहते हैं। तो ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दिया है, कि आपका कर्मधारय दिया है कि बहुव्रीहि दिया है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि आपका दिगु बहुव्रीहि था, ऐसे कर्मधारय और बहुव्रीहि में भी कंफ्यूजन होता है कि कुछ चीजें आपके सीधे तीसरे की ओर संकेत करते हैं, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ अर्थात आपके शिव की बात करता है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि उसमें कर्मधारय दिया है कि बहुव्रीहि, तो हमेशा इसमें जानते रहेगा एक ही ऑप्शन देता है, या कर्मधारय देगा या बहुव्रीहि, तो जो भी ऑप्शन देगा वैसे करेगा, बाकी कंफ्यूज मत रहिएगा, समास विग्रह करिए। और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये इसमें रखे उसमें रखे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बस पढ़िए जो तरीका है जो परिभाषा है उसको पढ़िए। अगर इसको पढ़ लिए तो आप एग्जाम देने बैठेंगे तो वहां ऑप्शन जैसा रहेगा वैसे आप कर लें, या फिर प्रैक्टिस सेट करते होंगे तो उसमें खुद ही आपको समझ में आता होगा कि कौन सा समास है। बाकी आपका देखिए जो समास है 6 संख्या के हिसाब से जो 6 थे या भेद के हिसाब से जो 4 है, ये आपके कंप्लीट हो गए समास यहीं पे, और आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बना के लिख लीजिएगा। धन्यवाद।